स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीडिया की इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हाल ही में हम देख रहे हैं कि भारत या हिंद महासागर का जो रीजन है या क्षेत्र है वहाँ लगातार चक्रवात बन रहे हैं और इन चक्रवातों में जो सबसे पहला नाम यहाँ आया इस वर्ष वो था ताऊते चक्रवात और दूसरा हाल ही के समय में है वो है यास चक्रवात। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस वीडियो में लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है सबसे पहला कि चक्रवात क्या होता है। लेकिन इस चक्रवात को समझने के लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए हमें समझना होगा हवा क्या है। दूसरी चीज़ हवा के संबंध में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उनके संदर्भ में देखना पड़ेगा। कोरियोलिस बल जो होता है इसका चक्रवात के संबंध में क्या रोल होता है या कौन सा रोल ये चक्रवात के लिए प्ले करता है वो। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जब कटिबंध पृथ्वी जो होती है वो बहुत सारे कटिबंधों में बटी हुई है तो इन कटिबंधों का चक्रवात के संबंध में क्या रोल होता है। ठीक, कटिबंधों के आधार पर ही हम चक्रवातों का वर्गीकरण करते हैं। तो इस पर हम देखेंगे कि इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। भारत के देश में अभी आई जो हाल ही में चक्रवात है उनका चक्रवात तो आए लेकिन पहले जो चक्रवात आया उसका नाम रखा गया ताऊते और बाद में जो चक्रवात आया है उसका नाम रखा गया यास। तो किन नियमों के तहत इनका नाम जो है रखा जाता है वो हम इस पर चर्चा करेंगे और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि यास चक्रवात क्या है और ताऊते चक्रवात क्या है। तो चलिए अब देखते हैं कि चक्रवात क्या होता है। लेकिन चक्रवात को समझने से पहले या चक्रवात को जानने से पहले हमें यह जानना होगा, दो चीज़ों पर हमें फोकस करना होगा। एक तो है हवा और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर, दूसरा जो है वो है कोरियोलिस बल पर। इसके अलावा कोरियोलिस बल पर पढ़ते हुए हमें फेरल के नियम को भी देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हवा है, हवा क्या होती है, सबसे पहली चीज़ है कि हवा क्या होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जितनी भी गैसें उपस्थित है उनका मिश्रण क्या कहलाता है, हवा कहलाता है। मिश्रण का मतलब यहाँ से विषमांगी मिश्रण से है, मतलब एक निश्चित अनुपात में नहीं है, कोई गैस ज़्यादा है कोई गैस कम मात्रा में है। इसके अलावा धूल कण और जल वाष्प के कण भी इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो ये हो गया हवा की परिभाषा। लेकिन जब ये हवा क्या होती है, एक स्थान से क्या होता है, ये दूसरे स्थान की ओर बहने लगती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हवा का चलना। तो हवा जब होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने लगती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद इस हवा के चलने के संबंध में भी कुछ नियम हैं। तो हवा कब चलेगी, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि जब स्थितियाँ कैसी हो कि एक जगह पर क्या हो, उच्च वायु दाब बने और दूसरी जगह पर निम्न वायु दाब बने। तो उच्च वायु दाब की ओर से हवा निम्न वायु दाब की ओर क्या करने लगेगी, गति करने लगेगी। और जब ये हवा गति करने लगेगी तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। मतलब जब हवा गतिशील हो, गतिशील अवस्था में हो तो वह क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। और यहाँ से उच्च वायु दाब का मतलब क्या है कि वहाँ पर प्रेशर क्या है, वायु पर ज़्यादा है। और निम्न वायु दाब पर मतलब क्या है, वहाँ पर वायु दाब, वायु मतलब कम है और प्रेशर भी क्या है वहाँ पर कम है, इसलिए उसे निम्न वायु दाब का क्षेत्र कहते हैं। तो हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है या बहती है, यह नियम है। दूसरा नियम क्या है, दाब का टेम्परेचर के साथ भी संबंध होता है। दाब का क्या है, टेम्परेचर के साथ भी संबंध है। तो जब सूर्य की प्रकाश की किरण या सूर्य की जो किरणें होती है वो यदि हमारी पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। अब जब गर्म होगी तो यहाँ पर उपस्थित वायुमंडल में जो वायु है वो भी गर्म होगी और गर्म होने के कारण ये क्या होने लगेंगी, ऊपर उठने लगेंगी। जब ऊपर उठने लगेंगी तो उस क्षेत्र में जहाँ पर वो चीज़ है जल्दी गर्म हो रही है स्थल और वायु भी गर्म हो रही है तो वहाँ पर हमें लो प्रेशर बेल्ट या निम्न वायु दाब का क्षेत्र हमको देखने को मिलेगा। यही कारण है कि जब गर्मी के दिनों में क्या होता है कि समुद्र के जो तल होते हैं
या समुद्र का जो स्थल होता है वहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया तेज़ी से होती है, और तेज़ी से होने के कारण उसके ऊपर जो वायु की परत होती है वो तेज़ी से गर्म होती है, और वाष्पीकरण के कारण वो ऊपर चली जाती है, और लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है वहाँ पर बनता है, और इसीलिए उस समय वहाँ पर क्या बनते हैं, चक्रवात ज़्यादातर बनते हैं। तो यहाँ पर लो बेल्ट का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। इसके अलावा टेम्परेचर के साथ इसका संबंध कैसा है, प्रेशर होता है उसका टेम्परेचर के साथ इन्वर्स संबंध होता है। इन्वर्स संबंध कहने का मतलब है कि यदि सूर्य की किरणें क्या होती है किसी भी सतह पर गिर रही हैं तो वहाँ पर ताप मान लो बढ़ रहा है, लगातार क्या हो रहा है, उस स्थल का तापमान बढ़ रहा है। जब तापमान बढ़ेगा तो वहाँ की वायु भी गर्म होगी, वायु गर्म होगी तो वो क्या होगी, ऊपर उठेगी, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, वहाँ पर वायु दाब कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझिएगा कि अब यदि हम लोग मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर है या सूर्य की प्रकाश की किरणें कम सतह को कम गर्म कर रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, मान लो लो है। तो जब लो है तो वहाँ पर वायु गर्म नहीं होगी, वायु ज़्यादा गर्म नहीं होगी तो ऊपर भी नहीं उठेगी, मतलब वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वायु दाब का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। वहाँ पे जहाँ पे तापमान कम होगा वहाँ पर वायु दाब अधिक होगा, जहाँ पर तापमान अधिक होगा वहाँ पर वायु दाब क्या होगा, कम होगा। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कोरियोलिस बल के बारे में। तो कोरियोलिस बल को पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे गति करती है और सूर्य के चारों ओर कैसे गति करती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या है, सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर क्या होती है, पृथ्वी जो है गति करती है एक वृत्ताकार रेखा में। अब वृत्ताकार पथ पर जब वो गति करती है, इसके अलावा यदि मान लो यहाँ पर पृथ्वी घूम रही है तो वह अपने मूल अक्ष पर क्या होगा, वो भी घूर्णन गति करेंगी। घूर्णन गति का मतलब एक ही अक्ष पर, मतलब अपने मुख्य अक्ष पर क्या होती है, वो घूमते रहती है। यहाँ अब देखने वाली बात यह है कि जब वो मूल अक्ष पर अपने घूर्णन गति करती है तो इसकी वजह से पवन या वायु पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस इफेक्ट को सबसे पहले सन 1844 में जीजी कोरियोलिस नाम के एक विद्वान हुए जिन्होंने देखा। उन्होंने बताया कि जब पृथ्वी की ओर हवाएं चलती हैं या हवाएं बढ़ती हैं तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है कि ये हवाएं जो होती हैं वो विक्षेपित हो जाती हैं, हवाएं जो होती हैं वो विक्षेपित हो जाती हैं। अब इनके विक्षेपण के लिए जो बल जिम्मेदार होता है उसका अध्ययन किसने किया था, कोरियोलिस नाम के विद्वान ने किया था। इसीलिए इस बल को कहा गया कोरियोलिस बल कहा गया। इस कोरियोलिस बल के संबंध में दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि जब ये कोरियोलिस बल जो होता है लगता है तो यदि वायु क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है सीधी, तो वायु जब प्रवाहित होती है तो पृथ्वी दो गोलार्धों में बटा हुआ है, एक हो गया हमारा नॉर्दर्न और दूसरा हो गया साउथ, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर जब वायु चलती है तो उत्तरी गोलार्ध की ओर ये क्या होती है, वायु जो होती है वो अपने लेफ्ट साइड की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध की ओर क्या हो जाती है, ये अपने राइट साइड की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर समझिएगा वायु की गति जितनी होगी उतने ही स्पीड से वो क्या होगी, मुड़ेगी। यदि वायु की स्पीड क्या है, अधिक है, तो उत्तरी गोलार्ध में वो क्या होगी, ज़्यादा मुड़ेगी। यदि वायु की गति दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा है तो वो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, ज़्यादा मुड़ेगी। और इसी के संबंध में फेरल नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने नियम दिया है, उसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर समझिएगा कि ये जो हवाएं हैं दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रही हैं, अपने राइट साइड मुड़ रही है। और राइट साइड मुड़ रही है मतलब यदि इनको एक गोले के रूप में बनाया जाए तो ये इस तरीके से होगी। और यदि इसे ध्यान से देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ये सुई की घड़ी की जो सुई होती है उसकी दिशा में गति कर रही है, घूम रही है वायु। तो इसीलिए
जब दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आते हैं तो वो चक्रवात क्या होते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं या क्लॉकवाइज गति करते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर चक्रवात आता है तो उसकी गति किस तरीके से होगी, इस तरीके से, मतलब ये घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज गति करेंगी, क्लॉकवाइज गति करेंगी। इसके अलावा यदि उत्तर की ओर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में यदि चक्रवात आता है तो चक्रवात आता है तो ये कैसी गति करेंगी, इस तरीके से गति करेंगी। मतलब यहाँ पर जो गति होगी वो एंटी क्लॉकवाइज गति होगी। कौन सी गति होगी, एंटी क्लॉकवाइज गति होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आते हैं तो चक्रवातों की जो गति होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, और यदि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आते हैं तो उनकी गति जो होती है वो होती है क्लॉकवाइज। और इसके संबंध में हम फेरल का नियम भी देखेंगे। फेरल का नियम क्या कहता है, तो फेरल का नियम कोरियोलिस बल के नियम के समान ही है। यहाँ पर फेरल नाम के जो विद्वान थे उन्होंने बताया कि हवा जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लेकर के किधर जाती है, लो प्रेशर की ओर बहती है। अब जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेंगी तो क्या होगा कि यदि ये कहाँ बह रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यदि बह रही है तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर से जब ये लो प्रेशर बेल्ट की ओर जाएंगी तो क्या होगा, ये जो हवाएं हैं वो अपनी लेफ़्ट साइड की ओर मुड़ जाएंगी, लेफ़्ट साइड की ओर क्या होंगी, मुड़ जाएंगी। और इनकी जो गति की दिशा होगी वो कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। दूसरी ओर यदि साउदर्न हेमिस्फीयर में देखें या जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ पर यदि ये गति करती हैं तो ये क्या होंगी, अपने राइट साइड की ओर मुड़ जाएंगी, मतलब ये क्लॉकवाइज गति करेंगी। अब यहाँ पर हमको समझने की ज़रूरत है कि जब यहाँ पर इसीलिए चक्रवात जो होते हैं, जैसे लो प्रेशर यहाँ पर बना, अब लो प्रेशर बना है तो यहाँ से बाहर की ओर से हाई प्रेशर वाली हवाएं क्या होंगी, इधर गतिमान होंगी हाई प्रेशर की। तो यहाँ पर जब हवाएं आएंगी तो वो सीधे ना जाकर कैसे हो जाएंगी, इस तरीके से मुड़ती चली जाएंगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हवाएं क्या हो रही हैं, घुमावदार तरीके से वहाँ पर क्या हो रही हैं, अंदर जा रही हैं। तो इसी नियम को बताया था किसने, फेरेल ने, और यही फेरेल का नियम है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि चक्रवात जो होते हैं वो क्या होते हैं और यह किन परिस्थितियों में बनते हैं। तो चक्रवात बनने के लिए क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं, हमारी स्थल पर आती हैं, और सूर्य की किरणें क्या होती हैं, जब समुद्र के स्थल के ऊपर भी पड़ती हैं। तो जब समुद्र के ऊपर के स्थल पर पड़ती हैं तो हमने देखा है कि ज़्यादातर चक्रवात जो हैं महासागरों या जलीय क्षेत्रों में ही आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो समुद्र होता है उसके ऊपर की वायु, समुद्र के तल के ऊपर की वायु क्या होती है, जल्दी गर्म होने लगती है। अब जब ये यहाँ पर वायु क्या हो गई, गर्म होने लग गई, तो ये वायु धीरे धीरे क्या हो जाती है, ऊपर उठने लग जाती है। और जब ये वायु ऊपर की ओर उठने लगती है और ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर बेल्ट। अब जब लो प्रेशर बेल्ट बनेगा तो हमने बात की है कि हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती है, गति करती है। तो जब ये हवा लो प्रेशर की ओर क्या करती है, हाई प्रेशर से गति करने लगती है, मान लो ये हाई प्रेशर यहाँ पर है, हाई प्रेशर यहाँ पर भी है, तो चारों ओर से हाई प्रेशर की हवाएं क्या होती हैं, लो प्रेशर की ओर गति करने लगती है। अब चूंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति कर रही है तो यहाँ पर फिर नियम लागू होता है, कोरियोलिस बल और फेरेल का नियम। तो फेरेल का नियम क्या होता है कि जब हाई प्रेशर की जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर की ओर गति करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, वो अपने लेफ़्ट साइड क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो जैसे ही हवा यहाँ पर आएंगी तो अपने लेफ़्ट साइड की ओर क्या होती जाएंगी, घूमती चली जाएंगी इस तरीके से। अब जब ये हवा अपने लेफ़्ट साइड की ओर क्या होंगी, घूमेंगी, तो जो वायु है
यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वह तेज गति से जाएंगी, तो तेज गति से जाने के कारण फेरेल के नियम के अनुसार वो क्या होंगी, तेजी से घूमेंगी। अब जब तेजी से घूमेंगी तो जलवायु मतलब जो समुद्र का जल है वहाँ पर भी क्या होगा, घूमेगी वो भी। और यही जब तेजी के साथ घूमना प्रारंभ कर देती है तो यह चक्रदार हवाओं के रूप में क्या होती है, दिखाई देने लगती है। और इसी चक्करदार हवाओं की जो गति होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो इसके बाद चक्रवात में क्या होता है कि जो उसका बीच का रेंज होता है, जिसे चक्रवात की आँख भी कहा जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है। चक्रवात में जो बीच का क्षेत्र होता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है और इसके बाहरी भाग में हाई प्रेशर होता है। तो जब भी चक्रवात आता है तो इसमें आंधी, तूफान, तेज वर्षा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसका अनुमान क्या होता है, बैरोमीटर जो होता है उसमें वायु दाब की स्थिति को देख करके मापा जाता है। जब वायु दाब की स्थिति जो होती है बैरोमीटर में अचानक से क्या हो जाती है, गिर जाती है, तब उसे चक्रवात की स्थिति माना जाता है। दूसरी ओर वायु दाब की जो स्थिति है बैरोमीटर में वो क्या होती है कि अचानक से गिर जाए और धीरे धीरे क्या होने लगे, बढ़ने लगे। अचानक से गिरे और धीरे धीरे बढ़ने लगे तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, बारिश के आसार यहाँ पर नज़र आने लगते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब हम इसके बाद वायु दाब मतलब चक्रवात जो है उसके संबंध में चर्चा करेंगे कि इसके प्रकार कितने हो सकते हैं। अब देखते हैं कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, या कटिबंधों के आधार पर जब इसे बांटा जाता है तो चक्रवात जो होते हैं कितने रूपों में आते हैं। तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। और इस पृथ्वी को ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, या इसी 0 डिग्री पर क्या है, भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा कहा जाता है इसे ही। अब यहाँ पर इस विषुवत रेखा 0 डिग्री है, उससे ले करके 23-23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक। और उसी तरीके से यहाँ पर 23.5 डिग्री जो है यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश जो है उनको हम लोग जानते हैं मकर रेखा के नाम से। तो यहाँ पर जो भी क्षेत्र मतलब यहाँ भूमध्य रेखा है, मध्य रेखा, तो यहाँ पर जब सूर्य होगा मतलब सूर्य जब होगा तो सूर्य की रेखाएं क्या होती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। और सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होती है, उष्मा अधिक होती है। और उष्मा अधिक होती है मतलब क्या होता है, गर्म होता है, उष्ण होता है। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। अब इसके बाद 23.5 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री तक क्या होता है, सूर्य की जो रेखाएं होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं। अब जब तिरछी पड़ती हैं तो थोड़ा सा क्या होगा, कम गर्म होगा। और चूंकि ये ध्रुवों के पास होता है तो ध्रुवों के पास सूर्य की रेखाएं क्या पड़ती है, बहुत तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ठंडी होती है। तो ये हो गया हमारा क्या, शीत कटिबंध वाला क्षेत्र। दक्षिण ध्रुव में भी क्या हो गया, शीत कटिबंध वाला क्षेत्र। तो शीत कटिबंध क्षेत्र में होने के कारण कुछ क्षेत्र क्या होता है, शीतल होता है, ठंडा होता है। दूसरी ओर उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र के कारण रहने के कारण यहाँ कुछ क्षेत्र क्या होता है, उष्ण होता है। और दोनों होने के कारण ये क्या हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंध, मतलब जहाँ पर ठंडा और गर्म दोनों क्या हो, मिला जुला रूप मिले, तो वहाँ पर क्या होगा, ये शीतोष्ण कटिबंध होगा। ये भी क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध होगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब कि 0 डिग्री से लेकर के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री और नीचे की ओर 23.5 डिग्री, मतलब कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक जो भी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जब भी चक्रवात आएंगे तो उन चक्रवातों को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इसी तरीके से यदि हम दूसरी ओर बात करें तो इस 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर की ओर और 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक के नीचे की ओर का भाग, मतलब ये वाला एरिया जो होता है, इस एरिया में जब चक्रवात आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इन्हीं के बारे में अब हमको चर्चा करना है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का मतलब है कि जो चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। जो 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक का जो चक्रवात आते हैं, चाहे वो उत्तरी भाग में हो चाहे दक्षिणी भाग में, तो उसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब इनकी गुण के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ तक यदि हम देखें तो इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर के 5 से 8 डिग्री तक, 5 से 8 डिग्री तक क्या होता है, ये भूमध्य रेखाएं हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास ज़्यादातर क्या होती हैं, हवाएं सीधी चलती हैं और यहाँ पर प्रेशर जो होता है एक समदाब की स्थिति में होती है। तो यहाँ पर चक्रवात मेनली नहीं आते हैं 5 से 8 डिग्री के बीच, इसीलिए इसे चक्रवात शून्य क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर चक्रवात नहीं होते हैं। इसी तरीके से यदि हम देखें तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है, यहाँ भी कुछ क्षेत्र होते हैं। तो मेनली जो चक्रवात होते हैं वो 35 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री के बीच आते हैं। इसी तरीके से यहाँ 35 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री के बीच चक्रवात मेनली आते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में सबसे पहला गुण जो हो जाएगा वो है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र का मतलब वही है कि 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच ही क्या होते हैं, ये आते हैं। दूसरा, ये चक्रवात जो होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में केवल क्या होते हैं, शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में किस में होते हैं, केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं। इन एरियाज में 23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री वाले एरियाज में। अब इसके बाद समझिए, इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उनको निम्न गर्त या ट्रफ भी कहते हैं। अब निम्न गर्त या ट्रफ कहने का मतलब क्या होता है कि हमने देखा है कि जब चक्रवात उठती हैं तो क्या होती है, वो इस तरीके से रहती है, मतलब गर्त का निर्माण करती है। यदि वो महासागरीय क्षेत्र में उठती है तो हम देखते हैं कि वहाँ आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें क्या होता है, गर्तनुमा संरचनाएं दिखाई देती है। तो इसे क्या या वी शेप में दिखाई देती है जैसे ऊपर उठती हैं। तो इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, निम्न गर्त या ट्रफ कहा जाता है। मतलब वो गर्तनुमा संरचना बनाती है, इसलिए इसे ट्रफ या गर्त के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये चक्रवात जो है 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच आते हैं। तो 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री, इसके पहले हमने चर्चा की है कि कुछ क्षेत्र छोड़कर, मतलब ये 35 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के बीच ही मेनली रूप से चक्रवात आते हैं। ठीक है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, जैसा कि मैंने बताया था कि शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण। तो ये जो चक्रवात है मेनली क्या होता है, जब ठंडी और गर्म, मतलब उष्ण और शीत दो प्रकार की हवाएं क्या होती हैं, एक दूसरे से क्या होती है, मिलती हैं, तब जाकर के शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या होता है, निर्माण होता है। इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं यदि पूछा जाए तो कौन कौन से क्षेत्र होंगे
कि पहला जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और चीन सागर, ये मेनली है जहाँ पर ये चक्रवात आते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहने का मतलब है कि ऐसे चक्रवात जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते होंगे। मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने का मतलब है कि 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहने का मतलब है कर्क रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से लेकर के कर्क रेखा के बीच आने वाले जितने भी चक्रवात हैं। दूसरी ओर यदि देखा जाए दक्षिणी गोलार्ध में, तो कर्क जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है वहाँ से लेकर के मकर रेखा के बीच आने वाले चक्रवात अब यहाँ पर कुछ क्षेत्र में नहीं आते हैं, जैसे 5 अंश से लेकर के 8 अंश के बीच नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ कोरियोलिस बल क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इन्हें चक्रवात शून्य क्षेत्र भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर पहला जो नियम है या पहले जो गुण है वो क्या हो गया, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही आते हैं। 5 डिग्री से मतलब 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा तक और नीचे मकर रेखा तक ये आते हैं। दूसरा, जब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में इनका महत्वपूर्ण जो गुण है वो है भारी बारिश होना। ठीक है, तूफान आना, भारी बारिश होना, तूफान होना, मौसम में बदलाव, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, इनकी जो गति होती है या इनकी जो चक्रवात की गति की दिशा जो होती है, तो जैसा कि हमने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में यदि ये आता है तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और यदि दक्षिणी गोलार्ध में आता है तो ये क्लॉकवाइज दिशा में गति करता है। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनके बारे में, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो मेनली आते हैं वो आते हैं कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, हिंद महासागर में और ऑस्ट्रेलिया में। ये मेनली इसके क्या है, क्षेत्र हैं। अब हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि विश्व में आने वाले प्रमुख चक्रवातों के बारे में। तो विश्व में आने वाले प्रमुख चक्रवात जो हैं वो कई नामों से इनको जाना जाता है, तो उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं टॉर्नेडो के बारे में। तो टॉर्नेडो जो होता है ये मुख्य रूप से अमेरिका के कैरेबियन सागर वाले जो क्षेत्र है उसमें आता है। तो यहाँ पर इसके उत्पन्न होने का कारण क्या होता है कि मैक्सिको में क्या होती है, गर्म जल धाराएं। तो इन गर्म जल धाराओं के कारण क्या होता है, यहाँ गर्म वायु होती है। अब गर्म वायु होने और दूसरी ओर अमेरिका के मैदानी क्षेत्रों से क्या होता है, ठंडी वायु आती है, और दोनों के वायु मतलब इधर से आने वाली जो ठंडी वायु है उससे और यहाँ मैक्सिको से उत्पन्न होने वाली गर्म वायु दोनों आपस में मिलते हैं, और यहाँ पर निर्माण किसका होता है, टॉर्नेडो नाम के चक्रवात का। इस टॉर्नेडो जब ये महासागरीय क्षेत्रों में होता है तो उसे टॉर्नेडो कहा जाता है, लेकिन जब ये अमेरिका के स्थलीय भागों में या मैदानी भागों में जाता है तो इसे टॉर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसे टॉर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर अब यहाँ पर अमेरिका के रीजन में लेकिन जो अटलांटिक महासागर वाला रीजन है मतलब ये क्षेत्र मेनली, तो यहाँ पर जो भी चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है, हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इनको मापने के लिए अलग अलग पैमानों का भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम यदि देखें ऑस्ट्रेलिया के उत्तर सागर में मतलब ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी जो सागर हैं वहाँ पर जब चक्रवात आते हैं तो इन्हें विली विली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, विली विली के नाम से जाना जाता है। तो विली विली चक्रवात कहाँ आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। दूसरी ओर भारत में इसे तो साइक्लोन मतलब हिंद महासागर रीजन में यदि आता है तो इसको चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। अब चक्रवात के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा जब ये चाइना और जापान के रीजन में आता है तो इसको अलग नामों से जाना जाता है। तो यदि चाइना में इसको कहा जाता है टाइफून, और जापान के क्षेत्र में इसे कहा जाता है टाइफू। तो यहाँ पर यदि बात की जाए कि टॉर्नेडो जो होता है वो सबसे खतरनाक चक्रवात है या सबसे विनाशकारी चक्रवात कौन सा है, तो वो है टॉर्नेडो, अमेरिका के रीजन में आता है। टाइफू चक्रवात या टाइफून कहाँ पर आता है, तो चीन के क्षेत्र में आता है। ठीक, विली जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में आता है। हरिकेन जो होता है वो अटलांटिक महासागर रीजन में और अमेरिका के क्षेत्रों में आता है। ठीक, और साइक्लोन भारत मतलब हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है उसमें आने वाले चक्रवातों को साइक्लोन ही कहा जाता है। हालांकि इनका नामकरण भी किया जाता है, तो उसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि भारत में जो चक्रवात आते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है, या विभिन्न देशों में जब आते हैं चक्रवात तो उनका नामकरण किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ मेनली हम भारत में आने वाले चक्रवातों के नामकरण के संबंध में पढ़ेंगे। तो चक्रवात जो होते हैं उनको तो अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन विभिन्न समय पर उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। इन चक्रवातों को जो नाम देने की प्रक्रिया है, जैसे अभी भारतीय रीजन में एक बार चक्रवात आया तो उसे हमने कहा ताउते, फिर चक्रवात आया तो उसका नाम हो गया यास। तो यहाँ पर इनको जो नाम देने की प्रक्रिया है वो जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1953 में। विश्व में क्या हुआ था 1953 में। तो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है उसके दिशा निर्देशों के अनुसार जो रीजन है उस रीजन के जो देश आते हैं उनका क्या हुआ है, संगठन बना हुआ है, और उन संगठन के नाम से ही क्या रखा जाता है, चक्रवातों का नाम रखा जाता है। अब यहाँ पर जब देशों के द्वारा चक्रवातों को नामकरण किया जाता है तो प्रश्न आता है कि भारत के क्षेत्र में जब आते हैं चक्रवात तो उनका नामकरण कौन करता है। तो भारत के क्षेत्र में मुख्य रूप से हिंद महासागर जो है उन क्षेत्रों में आते हैं। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, हिंद महासागर है वो दो भागों में बटा हुआ है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। तो यहाँ पर जो चक्रवात बनते हैं या उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं भारत में मूल रूप से, तो इन पर जो चक्रवात बनते हैं इन चक्रवातों के नामकरण के लिए 13 देशों का एक समूह है। इस 13 देशों के सदस्य देश जो हैं उनमें है बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये 13 देश जो हैं इनका एक संगठन है, और इन देशों के नाम, ये जो देश हैं वो बारी बारी से क्या रखते हैं, चक्रवातों के नाम रखते हैं यदि इस हिंद महासागर के क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर सलाह जारी करने के लिए, अब इन देशों में सलाह जारी करने के लिए कोई संस्था होगी। तो भारत में यदि चक्रवात आते हैं तो चक्रवात के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने के जो काम करता है वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या IMD जिसे कहा जाता है, भारत मौसम विज्ञान विभाग। यह मुख्य रूप से पृथ्वी विभाग के अंतर्गत ही एक एजेंसी की तरह कार्य करती है। अब हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं भारत के मौसम विज्ञान विभाग के बारे में, जिसको कहा जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1875 में। 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। इसके बाद ये क्या हुआ कि 27 अप्रैल 1949 को ये विश्व में क्या होता है, विश्व विज्ञान
जो संगठन है उसका सदस्य बना, या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या बना, ये सदस्य बना। मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ये क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है भारत में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उसकी एक एजेंसी के रूप में ये क्या करती है, कार्य करती है। और कार्य करने के अलावा मौसम विज्ञान विभाग जो है इसके 6 केंद्र भारत में है, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, इसके अलावा मुंबई और नागपुर और नई दिल्ली। तो यहाँ पर मौसम विज्ञान विभाग के बारे में हमको क्या पता चला है, इसकी स्थापना सन 1875 में हुई। 27 अप्रैल 1949 को ये क्या बना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या विश्व विज्ञान विभाग का संगठन का सदस्य बना। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है और इसके 6 केंद्र भारत में स्थित हैं, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और दिल्ली। इसका जो मूल काम है वो मुख्य रूप से मौसम के बारे में जानकारी लेना, और यदि कोई तूफान, चक्रवात के संबंध में क्या करता है, यदि कोई जानकारी मिलती है तो इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी करना, ये इसका मेन काम होता है। तो हम यहाँ पर समझते हैं ताउते चक्रवात के बारे में। तो ताउते चक्रवात, यहाँ पर ताउते चक्रवात जो आया था वो मुख्य रूप से भारत के क्या हिंद महासागर रीजन में आया था। हिंद महासागर रीजन में भी किस रीजन में आया था, तो अरब सागर वाले क्षेत्र में आया था। ये हमारा क्या हो गया, भारत है, और इस भारत का पूरा जो ये वाला एरिया है सागर वाला, उसे बोलते हैं हिंद महासागर। लेकिन यहाँ पर इस ओर को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी, और ये होता है अरब सागर। ठीक है, तो अरब सागर वाले रीजन में क्या हुआ था, ताउते चक्रवात आया था अरब सागर वाले रीजन में। मतलब मेनली अगर देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाला जो रीजन है, इस एरिया में क्या आया था, ताउते चक्रवात आया था। ये चक्रवात क्या है, उष्णबंधीय चक्रवात है। उष्णबंधीय चक्रवात है मतलब किस रीजन में आया होगा, तो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक आया है। ठीक है, अब इसका नामकरण हमने पढ़ा था कि 13 देश हैं, उन 13 देशों में से मिल करके हिंद महासागर क्षेत्र में कोई चक्रवात आता है तो उसका नामकरण किया जाता है। तो उसी 13 देशों में से एक था म्यांमार, और इस म्यांमार ने ही इस चक्रवात का नामकरण किया था, तो इसने नाम दिया इसे ताउते। तो ताउते जो होता है वो मुख्य रूप से बर्मी भाषा का शब्द है, और बर्मी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ग्रेको, और ग्रेको का मतलब है क्या, बहुत शोर करने वाली छिपकली। तो ताउते का मूल रूप से यह मतलब क्या होगा, अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। यह मुख्य रूप से किन किन रीजनों में दिखा, तो गुजरात, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र जैसे तटीय क्षेत्रों में इसने क्या की, भारी नुकसान किया है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो ये क्या है, अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा गया था, जो बाद में अधिक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पर हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस आधारों पर इसका नाम जो है अधिक गंभीर चक्रवाती तूफान या अधिक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में इसे दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, मौसम के संबंध में जानकारी हम लोग को प्रदान करता है। और इसी तरीके से जब चक्रवात आता है तो उसकी स्पीड, मतलब हवा की जो गति होती है, उस गति को देख करके क्या कहता है, ये उनका निर्धारण करता है कि ये क्रिस्ट श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर 48 से यदि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि कोई हवाएं चल रही है, चक्रवाती हवाएं, तो उसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। यदि 64 से लेकर के 89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं तो उन्हें बहुत गंभीर में रखा जाएगा। और यदि 90 से लेकर के 119 किलोमीटर प्रति घंटे
की रफ्तार से यदि चल रही है हवाएं तो उसे अत्यंत गंभीर में रखा जाएगा। और यदि सुपर साइक्लोन स्टॉर्म का मतलब है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी यदि ज़्यादा क्या होता है हवाएं बहती हैं तो उन्हें कहा जाता है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो अत्यंत गंभीर कैटेगरी में क्या था, ताउते चक्रवात था, मतलब 90 से लेकर के 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था, जो बाद में किस में परिवर्तित हुआ, 64 से लेकर के 89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में कन्वर्ट हुआ। और इसीलिए सबसे पहले इसे रखा गया था अत्यंत गंभीर की श्रेणी में, फिर बाद में उसे कहा गया अधिक गंभीर की श्रेणी में से डाला गया। अब समझते हैं यास चक्रवात के बारे में। तो यास चक्रवात हाल ही में आया एक चक्रवात है जो कि मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में उत्तरी जो अंडमान सागर है, उत्तरी अंडमान सागर है जो है बंगाल की खाड़ी में भी कौन सा क्षेत्र, उत्तरी अंडमान सागर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये चक्रवात क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। और ये मुख्य रूप से एक क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जैसा कि हमने उसके गुण पहले भी पढ़े हैं। तो ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका जो नामकरण है उसने किया है ओमान देश ने किया है। 13 देशों का जो समूह था उसमें ओमान भी था, और ओमान ने इस चक्रवात का नामकरण किया है और इसका नाम है यास। तो यास जो है वो मुख्य रूप से फारसी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है चमेली। तो ये मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों से टकराया है, तो ये है उड़ीसा जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद झारखंड के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल वाले जो क्षेत्र है उसकी ओर ये बढ़ रहा है। तो यास चक्रवात के बारे में हमको याद रखना है कि यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नामकरण ओमान देश के द्वारा किया गया है, और यास का मतलब क्या होता है, चमेली होता है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। या हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।